हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ते हुए और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे बहुत बहुत नाराज़ तो हूँ नहीं, लेकिन खुश इसलिए हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहते हैं कि सर इस चीज़ पर वीडियो बना दीजिए, या व्हाट्सएप पर मुझे भेजते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि आप लोगों के मैं काम आ रहा हूँ। तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम सारी उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, और उनमें रिलेशन है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का। जैसे घरों में रखा हुआ इन्वर्टर बैटरा, आप लोग देखते होंगे कि उसमें कुछ केमिकल भरा हुआ है। केमिस्ट्री की पता नहीं क्या रिएक्शन चलती है उसके अंदर, और लाइट भाग जाने के बाद, लाइट चली जाने के बाद वो हमारे घरों में इन्वर्टर बैटरा जो रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। तो वहाँ टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल है और किसी चीज़ का रोल नहीं है। तो इन्हीं बातों को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे अगर हमें ये टॉपिक आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी टर्म्स हैं जिसको पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये NaCl है, ये एक सॉल्ट है। NaCl किसका सॉल्ट है? ठीक उसी तरीके से ये है Na2SO4, ये भी एक सॉल्ट है। ये दोनों सॉल्ट है, पता है किस चीज़ के? Na के। NaCl Na का सॉल्ट है, Na2SO4 भी Na का सॉल्ट है। इसी तरीके से ZnSO4, ये किसका सॉल्ट है? Zn का। और CuSO4 किसका सॉल्ट है? CuSO4 का। क्लियर? अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर की पहली हेडिंग। और वो पहली हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोड। बहुत सारे बच्चे इसी के अंदर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, सर इलेक्ट्रोड को डिफाइन नहीं कर पाए, आज तक पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं पता लगा। अभी अभी जब मैंने आपको बताया था, ये Zn का सॉल्ट ZnSO4 है। एक काम करो, इस सॉल्ट को पकड़ो और पानी में डिज़ोल्व कर दो, सोल्यूशन तैयार कर लो कुछ इस तरीके से। ये रहा, ये सोल्यूशन बना दिया आपने किस चीज़ का? ZnSO4 का, पानी में डालकर। और इसी सोल्यूशन के अंदर आपने एक रोड डिप कर दी, Zn डुबा दी। तो ये मेटल की रोड है और ये सी का क्या है? सोल्यूशन। जब आप किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व डिप कर देते हो, जब किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हो, तब इस मेटल की रोड को बोला जाता है इलेक्ट्रोड। ठीक ठीक इसी तरीके से ये भी आप कर सकते हो। ये आपका Cu है और काहे में डिप कर दी? CuSO4 में। क्लियर? तो ये भी आपका इलेक्ट्रोड बन गया, ये भी इलेक्ट्रोड बन गया। इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन समझ में आ गई। When a rod of metal is dipped into its salt solution, the rod of metal is known as electrode। अब जो इलेक्ट्रोड है वो आपने पढ़ा होगा, दो तरीके के होते हैं, एक एनोड और एक क्या? कैथोड। एनोड कैथोड, ये दो टाइप हैं इलेक्ट्रोड के। तो एनोड और कैथोड को डिफाइन कैसे करेंगे? एनोड को फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो वैसे बोला जाता है कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। ये गलत। केमिस्ट्री के अंदर एनोड कैथोड को इस चार्ज बेस्ड डेफिनेशन से दूर रखा गया है। चार्ज को दिमाग में रखकर डिफाइन नहीं किया जाता। एनोड और कैथोड को डिफाइन किया जाता है कि इन पर रिएक्शन क्या चल रही है। अगर देखो, एनोड हो या कैथोड हो, है तो इलेक्ट्रोड ही, है ना? तो एनोड को कैसे डिफाइन करते हैं? एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन होता है। ये बात याद रखना, ये इनकी असली डेफिनेशन। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, मेरा दिमाग ख़राब मत करना। इसकी 5 डेफिनेशन है, इसकी भी 5 डेफिनेशन है। फ़िलहाल इस चैप्टर के लिए जो मजबूती देगा, मैं वो वाली डेफिनेशन दूंगा आपको। ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करना, हासिल करना। तो एनोड क्या है? चाहो तो बोल दो कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता हो, या ऐसे बोल दो कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, निकल जाते हैं। कैथोड जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं या जिस पर रिडक्शन होता है। इसकी और डेफिनेशंस अगर आपको याद करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको वीडियो मिलेगी, तसल्ली से तमीज़ के साथ पढ़ना, आपको बहुत सारी बातें पता लगेंगी। क्योंकि ऑक्सीडेशन की सिर्फ एक ही डेफिनेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इसी तरह इसकी भी एक डेफिनेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। ठीक है? बाकी इसकी मैंने आपको कोडिंग बनाने के लिए इलाज बनाया है इसका, एनोकर। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, ये इसकी कोडिंग है याद करने की। क्लियर? तो ये एनोड और कैथोड ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे ठंडा तार, गर्म तार। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रोड बोल रहा हूँ,
ये तो था ही इलेक्ट्रोड। अगर ये एनोड है तो कैथोड कहाँ, और अगर ये कैथोड है तो एनोड कहाँ? क्योंकि आपने एक पढ़ा होगा सेल, जैसे घड़ी के अंदर लगता है ना सेल, उसका एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव, एक ठंडा तार होता है, एक गर्म तार होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली वही है वही है एनोड या कैथोड। तो ये अगर एनोड है तो कैथोड कहाँ, और अगर ये कैथोड है तो एनोड कहाँ? इसका मतलब ये सेल कैसी है? हाफ। इसको मैं कहूँगा हाफ सेल। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर दो चीज़ होती हैं, एक एनोड एक कैथोड। तो ये या तो एनोड है या कैथोड है, ये दोनों नहीं है। इसी तरीके से ये इधर रखी हुई है रोड, और मैंने इसको डिप किया हुआ है कहाँ है? मैं कॉपर में। ये भी क्या है? हाफ सेल। अगर आपने इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया तो ये सेल पूरी हो जाएगी। इस हाफ सेल को इस हाफ सेल से कनेक्ट कर दो। ये बीच में एमीटर लगा हुआ है जो आपको रीडिंग देगा पूरी सेल के अंदर करंट कितना दौड़ रहा है। अगर आपने दो हाफ सेल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और उनके सोल्यूशन को एक और चीज़ से कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सोल्यूशन सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है और मेटल की रोड एक वायर से कनेक्टेड है, तो ये पूरी सेल बन जाएगी। अब आपके पास पूरा पूरा हक है ये कहने का कि अगर ये एनोड है तो ये कैथोड है, और ये एनोड है तो ये कैथोड है, मतलब दोनों के दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए गए। लेकिन जब ये अकेले थे तो ये नहीं पता था कि ये एनोड है ये कैथोड है। इस वजह से इसको मैं क्या बोल रहा था? हाफ सेल। अब ये बन गई पूरी की पूरी क्या? सेल। तो समझ में आया सेल? सेल को बनाने के लिए आपको दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो मैंने आपको बना कर दिया ना एमीटर, ये मुझे पूरी सेल का करंट बताता है कि इस सेल के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है, और इस पर पूरी तरीके से रीडिंग भी आती है लिखी हुई 1 2 3 4 5 के पूरी सेल का करंट इतना है। ठीक है, पूरी सेल का करंट ये बताता है मुझे। अब आगे बढ़ते चले जाओ। आपको मैंने एनोड डिफाइन कर दिया, कैथोड डिफाइन कर दिया। सेल सेल दो टाइप की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होती है गैल्वेनिक सेल। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है? इसमें ये एक मोटा सा इलेक्ट्रोड है जो कि इम्प्योर मेटल का बना हुआ है। वो कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, लोहा भी कुछ भी हो सकता है, और ये है प्योर मेटल का। ठीक, ये है मेरे पास कैथोड और ये मेरे पास है एनोड। जब आप इम्प्योर मेटल का एनोड बनाकर और प्योर मेटल का कैथोड बनाकर उन्हीं के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दोगे, जैसे ये भी सी जैसे बता रहा हूँ, मतलब मान लो कि ये भी ये भी सी, और आपने इसको कहाँ में डिप किया हुआ है? CuSO4 में। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो तो क्या होगा? इसके अंदर कुछ केमिस्ट्री की रिएक्शन चलेगी और इसकी जो गंदगी है जिसकी वजह से मोटा है, इसकी गंदगी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर, और प्योर मेटल चलना शुरू हो जाएगा इधर से इधर, और इस पर जमा होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है और इसका साइज़ घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये गंदा था, इसके अंदर इम्प्योरिटी भी थी। लेकिन इसमें ये वाली रिएक्शन जो मैं आपको समझाई, ये हुई कब? ये जब हुई जब मैंने इन वायर के थ्रू इस पूरी सेल के अंदर करंट छोड़ दिया। यानी इस सेल के अंदर करंट छोड़ने के बाद ये वाली रिएक्शन हुई कि इसकी इम्प्योरिटी नीचे बैठती जा रही है और प्योर मेटल इधर से इधर चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है जो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है, और हो भी रहा है। इसमें रिएक्शन कब हुई? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी गई। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि एक ऐसी सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हो। हुई ना? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद केमिस्ट्री की रिएक्शन हुई। इस सेल का यूज़ मेटल के प्योरीफिकेशन में किया जाता है, बिल्कुल प्योर बनाने के लिए। जैसे इसमें मैंने किस चीज़ का प्योरीफिकेशन किया? कॉपर का। जो गंदगी थी नीचे बैठ गई, बाकी यहाँ पर क्या बनता चला गया? कॉपर। अगर आप यहाँ Zn लोगे, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, Zn इस पर चढ़ता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। ये आयरन ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी ले लो, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ मेटल्स के प्योरीफिकेशन में किया जाता है, उनको प्योर बनाने में। और जब मेटल प्योर बन जाता है फिर वो मार्केट में आ जाता है यूज़ करने के लिए। इसी तरह एक सेल है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होती है? ये उल्टी है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी इसमें कुछ केमिस्ट्री की रिएक्शन चलती है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। अब आप लोग चारों तरफ जितनी भी देखो, जैसे घड़ी में लगा हुआ सेल है, उसमें कुछ केमिस्ट्री की रिएक्शन चलती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वो घड़ी की सुई है वो घूमती रहती है। ठीक उसी तरीके से घरों में रखा हुआ इन्वर्टर बैटरा, उसमें केमिस्ट्री की रिएक्शन चलती है और लाइट चले जाने के बाद आपको पूरे घर के अंदर बिजली नज़र आती है। तो वो टोटल गैल्वेनिक सेल है। केमिस्ट्री की रिएक्शन से अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बन रही हो तो वो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। क्लियर होगी बात आपको? है ये है मेटल, पता नहीं कौन सा है, ये है मेटल, पता नहीं कौन सा है। दोनों के दोनों को सोल्यूशन में डिप किया हुआ था, और दोनों के ही सोल्यूशन को मैंने सॉल्ट ब्रिज से लिख दूँ यार, इसको नाम याद रखना, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज होता है।
तो यहाँ आपने अगर ए मेटल लिया था, यहाँ आपको बी मेटल लेना पड़ेगा। गैल्वेनिक सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करती है। इसका एक शर्त ये भी है कि दोनों के दोनों अलग अलग मेटल होने चाहिए, ए बी। यहाँ ऐसा था नहीं था, यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ सेम मेटल से काम चल जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये आपका डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, गैल्वेनिक सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। सेम मेटल की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट मेटल की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो गैल्वेनिक सेल को डिफाइन करते टाइम आप बता देना कि अलग अलग मेटल लेने हैं। एक साइंटिस्ट आया, उसने ये अलग अलग मेटल लिए, ये रहे, Zn को ZnSO4 में और Cu को CuSO4 में। उस साइंटिस्ट का नाम था डैनियल, उसी के नाम पर पड़ गई डैनियल सेल। तो डैनियल सेल ने एक्चुअल में क्या बनाया था? गैल्वेनिक सेल ही बनाई थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? गैल्वेनिक सेल को डिफाइन करते टाइम बस इतना बोलना है कि डिफरेंट मेटल्स को उन्हीं के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करना है। और डैनियल सेल को बताते टाइम मेटल का आपको नाम लेना पड़ेगा, Zn को ZnSO4 में, Cu को CuSO4 में। तो एक्चुअली डैनियल सेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, क्योंकि इसने यही तो सेल बनाई थी। समझ में आ गया? अब आपके पास नई हेडिंग है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल वर्ड लगता है करंट के लिए, और इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड से आया, तो इसको डिफाइन कैसे करूँ? जैसे आपने इस मेटल की रोड को इसके सॉल्यूशन में डिप किया था ना, ये पक्का है कि अगर ये एनोड है तो ये कैथोड है, ये एनोड है तो ये कैथोड है। ये तो रूल है, दोनों मेटल में से कोई एक कैथोड बन जाता है, कोई एक एनोड बन जाता है। और एनोड कैथोड को मैंने क्या बताया था? जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जिस पर रिडक्शन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन क्या था? इलेक्ट्रॉन का निकलना। सपोज इस मेटल की रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना। इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की ये लेयर्स एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, और जब ये खड़ी हो जाती हैं तो अपोजिट चार्जेस जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ करंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। तो ये डेवलप करंट हुआ किसके ऊपर? इस मेटल की रोड पर। क्यों हुआ? क्योंकि ये मेटल की रोड इलेक्ट्रॉन निकाल रही थी। ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगी क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रहा है, तो इसके बाहर पॉजिटिव होगा, इस मेटल पर नेगेटिव होगा। यानी मेटल की रोड और सॉल्यूशन के बीच एक करंट, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जब किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। और ये हुआ कब? जब मेटल की रोड को आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया तो मेटल की रोड और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्यों हुआ वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इनको बीमारी है इलेक्ट्रॉन देने की, ये इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक। When a rod of metal is dipped into its salt solution, the potential developed between rod of metal and salt solution is known as electrode potential. Clear? अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ? मैंने यही मेटल की रोड डिप कर दी कहाँ में? इसी के सॉल्यूशन में, लेकिन कंडीशंस स्टैंडर्ड रखी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से दिखाते हैं, और आपके सामने एक नया वर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड। देखो ये लिखते रहना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो, लिखकर नेक्स्ट हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। इसको ई नोट्स से शो करते हैं, ठीक। और ई नोट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या फ़र्क है? वही रूल होगा, वही मेटल की रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में। भाई टेम्परेचर इससे एक्स्ट्रा ना हो, भाई जो प्रेशर है वो इससे एक्स्ट्रा मत हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिस सॉल्यूशन में डिप कर रहे हो उसकी मोलरिटी इससे ज़्यादा ना हो। तो जब किसी मेटल की रोड को इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर पर 1 मोलरिटी वाले सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तब जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी पहले भी वही डेफिनेशन थी, अब भी बस इतना बोलना है कि मेटल की रोड पे स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। At 25 degree Celsius temperature and 1 atm pressure, when a rod of metal is dipped into its salt solution of 1 molarity, the developed potential between rod of metal and salt solution is known as standard electrode potential. मेरे साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया आपको बात? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी डेवलप हो सकता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करने के लिए आपको चाहिए होगा स्टैंडर्ड कंडीशन।
अब साइंटिस्ट ने क्या किया, हर एक मेटल की रोड को उठाया और स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में लगातार डुबा 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 कर हर एक मेटल का निकाल दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि करना कुछ नहीं होता, मेटल की रोड उठाई और स्टैंडर्ड कंडीशन में डिप कर दी, हर एक पोटेंशियल को उन्होंने नोट किया। किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आया, किसी का पॉजिटिव आया, किसी का ज़ीरो आया, लेकिन सारी की सारी मेटल का निकाल दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की, कह रहे थे कि क्या करना है इन सबको, तो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं भी बिज़ी हूँ, 2 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ। उसके बाद जब मैं फ्री हो गया, मैंने उनका कहा एक काम करो, जितनी मेटल्स के आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गए हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। ये उन्होंने लगा दिया ऑर्डर। सबसे कम आया था लिथियम का नेगेटिव, उसको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। उससे ज़्यादा लिथियम से ज़्यादा पता है किसका आया था? लिथियम से ज़्यादा आया था पोटेशियम का, उससे ज़्यादा बेरियम, स्ट्रोंशियम। ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, इसमें सारे मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो इसकी कोडिंग ये है, लिख बे सर का नाम, लिख बे सर का नाम एल मंजनकर। फिर वो सीढ़ी पर चढ़ा, कोहनी में चोट लग गई, अब उसका सन आ रहा है, बेटा आ रहा है पंजाब से। हकू हज अज पटाऊ, ये मैंने ऐसे याद कर लेता, मेरी कोडिंग नहीं बन पा रही थी, आप लोग बना सकते हो उसकी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का है 0, उसका है नेगेटिव, यानी अगर ये -9 -9 -8 -7 करते 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 हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है 0, और हाइड्रोजन से नीचे सब का ई नोट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, याद रखना सब का ई नोट पॉजिटिव है। तो इस सीरीज़ को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और 9th और 10th क्लास में ये फेमस है रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जब इन आप व्हेन ऑल द मेटल्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their standard electrode potential, the obtained series is known as electrochemical series। सबसे कम इसका आया था, ज़्यादा 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 0, उसके बाद नीचे आते आते सबसे ज़्यादा इसका आया था, पॉजिटिव में है बढ़िया वाला। तो आपको ये सीरीज़ याद हो गई, ये ई नोट के बेस पर है, सारे मेटल्स का ई नोट निकाला और एक सीरीज़ साइंटिस्ट को हाथ लगी। क्लियर हुई आपको बात ये? उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस, इस हेडिंग को भी आपको पता होना चाहिए। देखो जब ये मेटल की रोड आपने डिप की थी ये वाली, तो उस पर पॉजिटिव, इसके बाहर नेगेटिव, पोटेंशियल तो डेवलप हुआ था ना। जब आप इसको डिप की थी तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर भी पोटेंशियल डेवलप हुआ था। दोनों की दोनों रोड पर करंट आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, एक पर ऑक्सीडेशन हुआ था और एक पर रिडक्शन हुआ था। तो इसका पोटेंशियल दोनों को निकालो और दोनों का कर दो डिफरेंस। कैथोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल, डिफरेंस करते ही ई सेल का पोटेंशियल, जिसको बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस, या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ई सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अगर आपको मैं ये कह दूँ पोटेंशियल डिफरेंस को स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जब बस ये स्टैंडर्ड वर्ड लगते ही चुपचाप यहाँ नोट कर देना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन को दिखाता है। जिस तरह होता है ना, एक था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको मुझे बात बतानी थी। अच्छा, मैंने आपसे एक बात छुपाई, इसमें आप लोग कैसे पहचानोगे कौन एनोड है कौन कैथोड है? ये तो आपको पता ही नहीं ना। मैं तो अब तक ये बोलता हुआ आ रहा हूँ, एक एनोड है एक कैथोड है। वैसे आपको बताने का वक्त आ भी गया। ये जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ में जो भी ऊपर रखा हुआ है वो एनोड है, जो नीचे रखा हुआ है वो कैथोड है। फॉर एग्जांपल Zn और Cu को मिलाकर आपने सेल बनाई थी ना, ये रखा Zn और ये कौन रखा हुआ है Cu, तो इसमें Zn एनोड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कैथोड। लेकिन अगर आप Zn को Cu से अटैच न करके मैग्नीशियम से अटैच कर रहे हो, अब ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा। यानी दुनिया का हर मेटल एनोड बन सकता है और दुनिया का हर मेटल कैथोड बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपने उसको किसके साथ अटैच किया। क्लियर? तो जो आपके पास कोडिंग थी ना, जिसको मैं याद करा रहा था, ए नोकर, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, इसको ही एक और कोडिंग में याद कर लो। एनोड ओ से है ऊपर, यानी एनोड ऊपर रखे हुए हैं। क्लियर? और एनोड ऊपर ही है इसके अंदर भी, ठीक है, ये भी पक्का है। एनोड ऊपर रखे और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन।
तो मेरे पास एक से आपको ये पता लग गया होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एक तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ई, एक होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस ई नोट। एक साइंटिस्ट आया नर्स्ट, उसका नाम था नर्स्ट, ठीक, नर्स्ट साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसने किसी सेल के ई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स का खेल चल रहा है उनके बीच, प्लस किस किस चीज़ के बीच, एनोड और कैथोड, इनके बीच रिलेशन एक दिया था, जिसको लास्ट में नाम दिया नर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को ये लिखते हैं, ये वाला E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन लोग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड का, और रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का। आप ये भी लिख सकते हो। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को याद रखना। नर्स्ट इक्वेशन मुझे बताती है किसी सेल के इलेक्ट्रो पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट, जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एनोड कैथोड पे चलने वाली रिएक्शन के बीच रिलेशन, इसको बताती है। ठीक है, बाकी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम 0.059 को 0.06 भी लिख सकते हो, अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल तो मैं कराऊंगा नहीं, न्यूमेरिकल आपको देखने होंगे तो यूट्यूब चैनल पर जाना और सैम्पल पेपर देखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मैं तो आपको यहाँ करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसके बेस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे। तो ये आपकी मैंने नर्स्ट इक्वेशन वो करा दी, लिखा दी, इसको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो भैया एक बात सुनो, ये मैंने आपको मीटर बना कर दिया था ना, इस मीटर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है, रीडिंग आती है, जैसे 12, 30 कुछ भी आता है, वो पूरी सेल का करंट होता है। और पूरी सेल के करंट को मैं किस चीज़ से शो कर रहा था, EMF से, ये वाला EMF, ई सेल यही होता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको कहाँ रखी, देखो मैं इतना बड़ा बड़ा तो अब यहाँ बार बार तो यहाँ ले जाने का नहीं, मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग लिखी हुई आती है पूरी सेल की, जिसको मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ पर। तो पूरी सेल का करंट यानी EMF यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर कैथोड और एनोड में से किसी एक की वैल्यू मुझे पता लग जाए तो मैं ये निकाल दूंगा। भाई ये वाली वैल्यू रखी हुई मिलती है यहाँ पे, करंट बाकायदा पूरे मीटर में लिखा हुआ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल जाती है। अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मुझे पता लग जाए, इसकी पता लग जाए तो ये मुझे पहले ही पता है, ये निकाल दूंगा, या इसकी पता लग जाए, ये मुझे पहले ही पता है, इसको निकाल दूंगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल दूसरी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में किया जाता है। इसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको साइंटिस्ट ने यहाँ बताया है 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है ई की, वो 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। सपोज मैं हाइड्रोजन को कनेक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, मैं हाइड्रोजन को कनेक्ट कर रहा हूँ Zn के साथ, ये कनेक्ट कर दिया मैंने। तो हाइड्रोजन को जब इससे कनेक्ट कर दोगे, ये क्या बन जाएगा, एनोड, और ये क्या बन जाएगा, कैथोड। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कहाँ रखोगे आप, यहाँ पे, जो कि क्या रखोगे, 0। और ई नोट की वैल्यू कहाँ लिखी हुई दिखाई देगी आपको, यहाँ पर। तो आप ये निकाल दे देंगे, और यहाँ क्या है आपका Zn, यानी Zn का निकल जाएगा। अब इससे पहले क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, ये तो 0 हो गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पूरी सेल का करंट के। बट इससे पहले नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये ऊपर वाले सारे के सारे क्या थे, नेगेटिव नहीं थे, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ से शुरू हुए, हाइड्रोजन से नीचे। समझ में आ रहा ना। और अगर आप हाइड्रोजन को कनेक्ट कर रहे हो कॉपर के साथ, अब ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा। तो एनोड, इसकी वैल्यू कहाँ रखोगे आप, यहाँ रख दोगे, वो तो 0 है। और कैथोड की, कॉपर की वैल्यू कहाँ रखोगे, अव्वल तो आपको ये पता नहीं है, ये कॉपर की जगह यहाँ रख देना। और इस पूरी सेल का करंट फिर से यहाँ से पता लग जाएगा। यानी कुल मिलाकर हाइड्रोजन का यूज़ ऊपर से लेके नीचे तक जितने ही मेटल्स हैं ना, सबका ई नोट निकालने में किया जाता है। वजह, क्योंकि इसका साइंटिस्ट ने E0 मान रखा है। तो ये एक तरीके से रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस किसे बोलते हैं, जिसकी मदद से किसी दूसरे मेटल का निकालना होता है हमें, क्या, ई नोट। इसका निकालना है, इससे कनेक्ट कर दो, इसका निकालना है, इससे कनेक्ट कर दो, इसका निकालना है, इससे कनेक्ट कर दो। तो हाइड्रोजन मेन है, समझ में आया। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस जो ई नोट है वो साइंटिस्ट ने 0 मान रखा है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बाय विच वी कैन डिटरमिन द ई नोट ऑफ अदर एलिमेंट्स या अदर मेटल्स, आप कह सकते हो। तो इसका इस्तेमाल दूसरे मेटल का ई नोट निकालने में किया जाता है। उसके बाद आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ।
ये बड़ा इजी पड़ जाएगा आपको, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था कि इसके अंदर आप जब करंट छोड़ दोगे तो ये बेचारा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी और इसके ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। आप लोग जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना इसके अंदर, इस पर डिपोजिशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आपने 2 इलेक्ट्रिसिटी पास की, 2 ग्राम इस पर डिपॉजिट हो गया, 22 इलेक्ट्रिसिटी पास की, 22 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। जितना आप इस सेल के अंदर करंट छोड़ोगे उतना ही डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा मेटल का। किस पर? मेटल की रोड पर। तो ये बस वही है, ये है आपका अमाउंट, वेट ग्राम में, किसका? मेटल का, जो कि जमा हुआ है इस पर। और इसका जो जमा होना था वो किस पर डिपेंड कर रहा था कि आपने करंट कितना छोड़ा, और करंट को किस चीज़ से शो करते हैं? क्यू से, कूलम। तो किसी भी मेटल का डिपॉजिटेड अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही जमा होगा। ये बेचारा फर्स्ट लॉ था। द डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ अ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। जितना आप सॉल्यूशन में चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट लॉ है। उसके बाद है फैराडे सेकंड लॉ। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास, जैसे ये एक सेल थी ना, ये आपके पास एक सेल थी, अलग अलग करंट छोड़ रहे थे, कभी 2 छोड़ दिया, कभी 22, कभी कुछ कभी कुछ, जितना करंट छोड़ रहे थे उतना डिपोजिशन हो रहा था। एक सेल ये भी बनाई इसने फैराडे सेकंड लॉ के लिए कि ये आपको मैं अलग अलग मेटल की रोड दे रहा हूँ। Zn को ZnSO4 में, Cu को CuSO4 में, Ag को AgNO3 में, और सब के सब सेल को कनेक्ट कर दो। तो अब तो आपके पास अलग अलग सेल हैं, सारी की सारी अलग अलग सेल में सेम करंट छोड़ दो। वहाँ क्या था? वहाँ एक ही सेल थी वहाँ एक सेल थी, अलग अलग करंट छोड़ा जा रहा था। यहाँ अलग अलग सेल हैं, एक ही करंट छोड़ा जा रहा है। तो अब भी डिपोजिशन होगा, अब भी जमा होगा यहाँ का मटेरियल मेटल की रोड पे। लेकिन अब डिपोजिशन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? पहले तो चार्ज पर डिपेंड कर रहा था क्योंकि मैं चार्ज को बदल रहा था लेकिन अब किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? अब उसने कहा कि इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा। किसी भी चीज़ का जितना इक्विवेलेंट वेट होगा, देखो मुझसे गलत हो गया, ये यहाँ पर ये नहीं है, ये है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। पहले था कि जितना चार्ज पास करोगे उतना डिपोजिशन होगा, अब है जिसका जितना इक्विवेलेंट वेट होगा उतना डिपोजिशन होगा। अब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? E क्या होता है? ये होता है जैसे आपका Ag पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट निकालना ना, जिस किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है उसका एटॉमिक मास ऊपर रखते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं उसके नंबर से चार्ज की। ठीक। अब यहाँ क्या कर रखा आपने? Cu को CuSO4 में डिप कर रखा ना, तो CuSO4, Cu पर क्या चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। कितना आपका वो होगा इसका इक्विवेलेंट वेट? Cu का होता है 63.5, डिवाइड कर दो 2 से। तो जो भी आपका आंसर आएगा कह देना इतना जमा हुआ है, इतना डिपॉजिट हुआ है। तो समझ में आ गया आपको बात? ये जब है जब आपके पास करंट सेम था, सेल अलग अलग थी। और ये वाला जब है जब आपके पास सेल एक थी, करंट अलग अलग था। ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। उसके बाद आती है बैटरीज़। घरों में रखी हुई बैटरी तो आपको पता ही होंगी, ठीक है। बैटरी जो घरों में बैटरा रखा हुआ है, इन्वर्टर बैटरा, उसके अंदर हर एक सेल को आप खोलते हो ना, पानी डालते हो उसके अंदर ताकि वो क्या हो जाए, चार्जिंग हो जाए उसकी। तो उसके अंदर बहुत सारे सेल लगे होते हैं, और जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन कर दिए जाते हैं तब आपकी बैटरी बनती है। मोबाइल में लगी हुई जो बैटरी है उसके अंदर भी काफ़ी सेल होते हैं। जो डाउन होता है वो आपको डिस्प्ले हो जाता है, गायब हो जाता है, धीरे धीरे उसके सेल ख़त्म होते चले जाते हैं, आप कहते हो कि बैटरी डाउन होती जा रही है। तो बैटरी वर्ड लगा क्यों? तो सेल्स को आपस में अरेंज करने पर बैटरी बनती है। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सेल्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सेल्स गिव्स राइज टू बैटरीज। तो बैटरीज क्या है? बैटरीज जो होती है वो सेल्स का कॉम्बिनेशन है। 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी होती है जिसको आप एक बार यूज़ करोगे तो उसको फेंक दोगे, और सेकेंडरी बैटरी होती है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो ताकि उसको बार बार चार्जिंग पर लगा सको। तो घड़ी में लगा हुआ या घंटे में लगा हुआ जो सेल होता है वो प्राइमरी सेल का एग्जांपल है, और जो सेकेंडरी होती है वो आपको जो घर में इन्वर्टर बैटरी रखा हुआ है ना, वो सेकेंडरी का एग्जांपल है, उसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। प्राइमरी बैटरी के 2 एग्जांपल आप बुक में पढ़ोगे, एक ड्राई सेल और एक मरकरी सेल। ड्राई सेल जो घंटे में लगता है, मरकरी सेल जो आपके रिस्ट वॉच में लगता है, हाथ की घड़ी में। और सेकेंडरी सेल होती है लेड स्टोरेज बैटरी। एक एग्जांपल और है, मेरे याद नहीं आ रहा है, जब आप बुक में पढ़ोगे तब आप लोगों को याद आ जाएगा। वैसे तो मैं सारी की सारी सेल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं रिवीजन मोड में हूँ, बट आपको एक सेल बहुत तमीज़ के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप उसको फॉलो करके सारी सेल्स के ऊपर अपने नोट्स बना लें। कोई भी सेल हो उसके अंदर इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, और कौन है इलेक्ट्रोलाइट।
एनोड, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड, इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलना, एनोड से इलेक्ट्रॉन को निकालना और कैथोड तक पहुंचाने का काम इलेक्ट्रोलाइट का होता है। तो आप जब लोग अपनी बुक्स पढ़ेंगे ना, उसमें ज़रूर लिखा होगा हर एक सेल के बारे में, क्योंकि 4 सेल हैं, याद रखना 4 सेल हैं जो आपको पढ़ाई गई हैं। 2 प्राइमरी पढ़ाई गई हैं, 2 सेकेंडरी पढ़ाई गई हैं। मैं आपको सिर्फ एक सेल तमीज़ के साथ पढ़ाऊँगा और उसको फॉलो करके बाकी सारे के सारे सेल्स अपने घर से स्टडी कर लेना। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है और ओवरऑल रिएक्शन क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ मरकरी सेल, ठीक है। तो मरकरी सेल के अंदर एनोड होता है जिंक, कैथोड होता है HgO, इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH और उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ती है, यानी एनोड पर क्या रिएक्शन चली, कैथोड पर क्या रिएक्शन चली, दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन लिख दी जाएगी। तो बाकी इसी तरह एनोड कैथोड बदल जाएंगे इसके केस में, एनोड कैथोड बदल जाएंगे इसके केस में, एनोड कैथोड बदल जाएंगे उसके केस में जो मैं भूल गया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इस इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन को पकड़ना और कैथोड तक ले जाना। अब मैं आपको इसकी तमीज़ के साथ रिएक्शंस पढ़ाता हूँ। देखो भाई, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर कैसे लिखेंगे, या एग्ज़ाम में या अपने घर पे, या जो अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ। मरकरी सेल है, सबसे पहले Zn लिखना है, क्योंकि एनोड की तरह कौन काम कर रहा था, Zn, तो Zn को लिख दिया। अब Zn से इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड तक पहुंच जाएंगे, और इनके एनोड से इलेक्ट्रॉन लाने का और कैथोड तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने का काम इलेक्ट्रोलाइट का होता है। यह है KOH। चाहो तो आप KH लिख दो या लिख दो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे भी काम चल जाएगा। तो इसके सामने आकर खड़ा हो गया, पता कौन, OH नेगेटिव। ला भाई अपने इलेक्ट्रॉन निकाल। अब Zn बोल रहा है कि यार मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। हाँ तो 2 निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो Zn पर जब 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कितने OH थे, कितने ऑक्सीजन थे यहाँ पर, 2, एक तो यूज़ हो गया, बाकी क्या बच गया, H2O, ठीक है ना। अब Zn से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो ये रखे, ये रहे। इसका मतलब Zn से इलेक्ट्रॉन निकल गए, हो नहीं गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। ये मैंने आपको लिख दिया A, यानी ये रिएक्शन एनोड पर चल रही थी। किसके केस में, मरकरी सेल में। ये आपने एनोड की रिएक्शन लिख दी, ये आपका खेल खत्म हो गया। अब आप किसको लिखोगे, कैथोड को। ये पूरा पोर्शन उठकर आ जाएगा किसके सामने, HgO के। क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन लाने का काम इलेक्ट्रोलाइट का होता है, और ऊपर वाले का एहसान है कि इसने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये पूरा का पूरा पैकेट सा किधर उठ के आ जाएगा, HgO के सामने। ये आ गया, देखो ये आ गया, HgO के सामने आ गया। ये पूरा पोर्शन ऊपर रखा हुआ था। तो अब ये क्या करेगा, ले भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तू पकड़। अब बच्चों दिमाग लगाओ, अगर मैं ये ऊपर वाली रिएक्शन उल्टी चला दूँ, मतलब इधर से इधर, तो जो Zn के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है फिर से निकल जाने का, Zn नहीं बन जाने का। तो ये वाली रिएक्शन ही मैंने यहाँ लिखी है, बस फ़र्क इतना है कि Zn की जगह कौन आ गया, Hg। तो अगर ये इधर से इधर जाने पर ऑक्सीजन हट रहा है Zn के साथ लगा हुआ, तो बस इसको ही तो हटाना मुझे, Hg होगा। ऑक्सीजन हटाओ और जो ये वाली चीज़ें हैं वो यहाँ आ जाएगी रखी हुई। देखो कितना आसान भाई, यहाँ Zn था, यहाँ Hg आ गया, ये OH नेगेटिव था, OH मतलब ऊपर वाली रिएक्शन का जस्ट अपोजिट किया मैंने। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ ZnO की जगह कौन आ गया, HgO। और हुआ भी यही, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आए और इसके सामने लाकर रख दे कि तुम इलेक्ट्रॉन पकड़ो। तो अब ये है कैथोड की रिएक्शन, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करनी है मुझे, ओवरऑल रिएक्शन। आपको क्या करना होगा, एनोड पर रिएक्शन कैथोड पर रिएक्शन को ऐड कर देना है। जो भी चीज़ सेम है और अपोजिट साइड में है उनको कैंसिल कर देना। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम है बट अपोजिट साइड में है, ये एरो के इस साइड में है और ये एरो के इस साइड में है। ठीक उसी तरीके से OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कट जाएगा, H2O से H2O कट जाएगा। बाकी जो बचेगा लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड लिख लो, राइट साइड का राइट साइड लिख लो, और ये मैंने लिख दिया। ओवरऑल रिएक्शन Zn HgO HgO, ZnO और ये क्या है आपका Hg, ये आ गया Hg। इसने इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो लेना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है ना। तो ये कैथोड पे होगा, ये वाली रिएक्शन एनोड की, ये वाली रिएक्शन कैथोड की, और ये मैंने लिख दी ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन का मतलब है जिसको आपको देखकर पता लग जाए कि हुआ क्या। तो Zn अकेला था, Zn के साथ ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है, और HgO का ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। लेकिन Zn के पास ऑक्सीजन पहुंचना और HgO से ऑक्सीजन का निकलना, ये कौन कर रहा था, KOH। यानी ये सारा मामला इससे इस चीज़ का फॉर्मेशन KOH की प्रेजेंस में हुआ। इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको हर एक सेल की, इनकी, जिसका मैंने आपको होमवर्क का वादा किया है, ये आप लोग घर से करोगे। क्लियर।
अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जितनी एबिलिटी होती है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर रुकावट हो रही हो तो उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। प्लास्टिक के अंदर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, कंडक्टेंस कम है। और जो आपका एल्यूमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा है, रेसिस्टेंस कम है। तो रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही है और इसका फॉर्मूला भी यही है, G=1/r। कोई पूछे कंडक्टेंस क्या होती है? रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। देखो मैंने नीचे भी ये लिख दिया, रेसिस्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल। क्लियर। अब कोई भी तार हो, कोई भी वायर हो, उसकी मोटाई जो होती है वो बढ़िया अगर होगी तो उसकी कंडक्टेंस भी तो ज़्यादा होगी ना। जैसे हीटर में चलाने के लिए आप लोग मोटा वायर यूज़ करते हो, जबकि बल्ब को जलाने के लिए कम। तो मोटाई जब बढ़ेगी तो वायर की कंडक्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर लंबाई बढ़ जाए तो कंडक्टेंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आधा करंट तो लंबाई के अंदर ही रह गया। ठीक है ना। तो मैं इसको, इस बात को ऐसे भी लिखूंगा, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/L। G एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तार की मोटाई। G कंडक्टेंस, तार की मोटाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन लेंथ के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और G का उल्टा कौन है? R के केस में ऐसा हो जाएगा रेसिस्टेंस में, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A। बोलो बात समझ में आई नहीं? जब आप इसको हटाओगे तो आप क्या लगाओगे? एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, लगा दिया, वह है कापा। तो G=कापा A/L। कापा क्या है? रेसिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी। कापा है कंडक्टिविटी, और जब आप इसको हटाओगे तो आप क्या लिखोगे? रो। यह है रेसिस्टिविटी। क्लियर। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी। जैसे आप कंडक्टेंस को डिफाइन कर रहे थे कि रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इसी तरीके से कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है कि कंडक्टिविटी क्या है? रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी है रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल, और रेसिस्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल। तो इस चीज़ को कंडक्टिविटी से शो करते हैं। इससे कंडक्टिविटी शो की जाती है। बोलो क्लियर हो गया? या आपको चार की चार बातें पता लग गई? कंडक्टिविटी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर वर्ड लगा है मोलैरिटी के लिए, और मोलैरिटी को हम किस चीज़ से शो करते हैं? मोल पर लीटर। ठीक है। तो अगर आप लीटर को आप फिक्स रखो, 1 लीटर पानी को फिक्स रखो और उसके अंदर मोल बढ़ाते चले जाओ, यानी किसी के अमाउंट बढ़ाते चले जाओ। जैसे NaCl, आप सबको मालूम है कि NaCl को जब पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर डलने के बाद वो 2 चार्ज में डिवाइड हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जब आप डालोगे तो जाहिर सी बात है ये तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया वाली पास कराएंगे ना। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है 1 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, और 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? जिसकी मोलैरिटी 1 हो। ठीक। लेकिन अगर आप मोलैरिटी बढ़ाना चाह रहे हो, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोल पर लीटर। अगर आप मोलैरिटी बढ़ाना चाहते हो तो मोल ही तो बढ़ाओगे, और जब मोल बढ़ाओगे लीटर तो आप बढ़ा नहीं रहे। तो मोल बढ़ाने का क्या मतलब है? कि आप इसके अंदर लगातार सॉल्ट डालते जा रहे। जब आप इसके अंदर सॉल्ट डालते रहोगे तो लीटर तो बढ़ा नहीं रहे, आप फिक्स कर रखा 1 लीटर। अब इसमें NaCl डाला, NaCl डाला, NaCl डाला, NaCl डाला, इतने सारे आयंस हो जाएंगे, वो एक दूसरे की मोशन को रोकना शुरू कर देंगे। और जब वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, भागा दौड़ी नहीं करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो घट जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी बढ़ाने पर घट जाती है। क्यों? क्योंकि आप लीटर तो बढ़ा नहीं रहे, आप तो बस लगातार उसके मोल बढ़ा रहे हैं। भाई आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो बढ़ाओगे। इतनी तो मैथ आती होगी आपको कि अगर आप इसका पूरे का आंसर ज़्यादा चाहिए तो ऊपर वाली की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो मोल आप बढ़ाते रहो, इसका आंसर तो ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन एक बात नोट तो करो, 1 लीटर आप फिक्स रखे हुए हो और मोल बढ़ा रहे लगातार, तो आयंस की नंबर इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वो एक दूसरे को रोकना शुरू कर देते हैं। और जब आयंस मूव नहीं करते, भागते नहीं, तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने पर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, विच रिटार्ड द मोशन ऑफ ईच अदर। क्लियर। तो ये मैंने मोलर कंडक्टिविटी की बात की। अगर मैं खाली कंडक्टिविटी पूछूं, यानी कापा, ये कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ जाती है, क्योंकि इसके लिए ये लिमिटेशन नहीं है 1 लीटर वाली। मोलर कंडक्टिविटी में आपको लीटर बांधना पड़ेगा, क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन यही है, मोल पर लीटर। पर लीटर यानी लीटर फिक्स है, मोल के नंबर फिक्स नहीं है। वो चाहे 2 मोल कर लो, 3 मोल कर लो, 4 मोल कर लो, बट वो पर लीटर होने चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी में लीटर फिक्स करना पड़ता है, कंडक्टिविटी में नहीं करना पड़ता। अब सेंटेंस सुन लो, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर घट जाएगी। वजह मैंने आपको बता दिया। ठीक। अब इस बात को मैं एक फॉर्मूले के अंदर लिखना चाह रहा था, वो ये है फॉर्मूला, याद रखो। ये मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन सी।
जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वो इसको डिवाइड करेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम नहीं आ जाएगी, आएगी ना। इतनी तो मैथ आती होगी, जब नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो आंसर क्या आता है, कम। तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले से भी दे सकते हो। देखो एक चीज़ और, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी इंटू सी इज इक्वल टू कापा। अब कंसंट्रेशन यहाँ आ गया भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी ना, तो कंसंट्रेशन जब इसको मल्टीप्लाई करेगा कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आने की, है ना। तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। तो मोलर कंडक्टिविटी की एक डेफिनेशन और मेरे सामने आ रही है, वो एक तो वो थी द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोलर सोल्यूशन, और एक है फॉर्मूला बेस्ड। कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रेशो भी मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। क्लियर होगी नहीं आपको बात, द रेशो ऑफ कंडक्टिविटी एंड द रेशो ऑफ कंडक्टिविटी टू कंसंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। और ये है क्या, 1/c ही तो है ये भाई, कापा की मल्टीप्लाई 1 से हो रही, तो 1/c ही तो है। 1/c इज इक्वल टू वी, ये है डाइल्यूशन, पतलापन, और ये है गाढ़ापन। तो पतलापन और गाढ़ापन एक दूसरे के उल्टे नहीं होते, जैसे रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसी तरीके से नमक डाल रहे तो गाढ़ापन हो जाएगा, पानी डाल रहे तो पतलापन हो जाएगा। पतलेपन को इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूशन, और ये है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ 1/c लिखा हुआ है, तो 1/c की जगह वी लिख दूँ। देखो डेल्टा, ये लैम्डा होता है भैया, डेल्टा नहीं है, ये ग्रीक लैंग्वेज का लैम्डा है। अच्छा मेरे याद आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/c की जगह क्या लिख दूंगा, वी कापा एज इट इज़, और मल्टीप्लाई 100 से कर देना, मेरे पास पेज नहीं था, तो वी इंटू कापा इंटू 1000। क्लियर, 1000 इसलिए करते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल में आसानी हो सके। क्यों, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल कराया जाता है तो यहाँ लीटर नहीं दिया होता बल्कि मिलीलीटर दिया होता है न्यूमेरिकल करते टाइम। तो उस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, जो कि ऊपर जाकर उसको मल्टीप्लाई करने चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1000 कॉन्स्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होने की। ये मैंने आपको बता दिया डाइल्यूशन और कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन, और ये रिलेशन है कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन। बोलो बात समझ में आई नहीं। अगर आपने यहाँ नमक नहीं डाला बल्कि पानी मिलाना शुरू कर दिया, पहले नमक डाल रहे थे, पानी मिलाना शुरू कर दिया, इतना पानी मिला दो कि कंसंट्रेशन 0 पहुँच जाए। जब आप इतना पानी मिला दो कि कंसंट्रेशन 0 पहुँच जाए, मतलब जैसे टैंक के पानी में एक चम्मच नमक का डाल दिया, तो क्या महसूस देगा, कुछ नहीं दिखाई देने का। ना टेस्ट आपको दिखाई देगा, टेस्ट भी नहीं आने का, वो एक चम्मच तो बहुत कम बैठता है क्योंकि आपने पानी बहुत ज़्यादा कर रखा है। तो अगर आपने डाइल्यूशन कर दिया बहुत ज़्यादा, या ये कह दो कंसंट्रेशन कर दी बहुत कम, इतनी कम कि वो 0 पहुंच गई, तो 0 कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं रहती, वो बन जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लैम्डा नॉट एम से शो करते हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो मोलर कंडक्टिविटी, और देखो कितनी बातें हो गई, कंडक्टिविटी अलग, मोलर कंडक्टिविटी अलग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग। कंडक्टिविटी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका, मोलर कंडक्टिविटी ये बता चुका, अब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0, the obtained molar conductivity is known as limiting molar conductivity. It is denoted by this. बोलो बात समझ में आई नहीं। लेकिन कंडक्टिविटी तो होगी भाई, नमक आपने एक चम्मच डाल दिया टैंक के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो वो शो करेगा, वो बात अलग है, उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, जब आपने कंसंट्रेशन 0 कर दी, तो मैथ के अकॉर्डिंग है, जब कोई भी चीज़ को 0 डिवाइड करती है तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है ना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की भी डेफिनेशन है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, कंसंट्रेशन तो 0 ही पहुंचेगी। एक डेफिनेशन और है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए तब जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया। तो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इसकी, NaCl की, जो कि आपने पानी में डाल दिया, और पानी कितना था, बहुत सारा। तो NaCl पानी में डलते किस तरह टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, जो कि ये कैटायन है, और इसकी भी होगी, ये एनायन है। जब आप NaCl को पानी में डाल दोगे तो ये इस तरीके से टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आपको NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों को जोड़ दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो NaCl की क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे ये रहा Na पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये पूरा NaCl है, इसकी तो इस चीज़ से शो करेंगे,
ये वाला लैम्डा, और NaCl में अकेले Na की इस वाले लैम्डा से शो करते हैं। तो Na पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, Cl नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन्हें ऐड कर दिया और आपने निकाल दिया पूरा का पूरा NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का आंसर। अगर यहाँ KCl ले लेता तो K की अलग Cl की अलग दोनों को जोड़ देता, AgCl ले लेता Ag की अलग Cl। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो बात कही थी एक साइंटिस्ट ने कही थी, उसका नाम था कॉलरॉच, उसी के नाम पर पड़ गया कॉलरॉच लॉ। ये क्या बोलता है, सॉरी ये क्या भौंकता है, ये भौंकता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ का सम है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। यहाँ तक समझ में आई बात नहीं। अब मेरे पास इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्लीज़ अब आपका मटेरियल जो मैंने तैयार कर दिया है उसके बेस पर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सैम्पल पेपर के क्वेश्चन देखना, इसका बाप भी समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सुर्खियाँ।